बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों में इतनी एक्साइटमेंट है। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने घर घर तिरंगा भी लगाया होगा। भाई काम कोई भी करे, अगर अच्छा काम करता है तो तारीफ करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो तिरंगे में धम्मचक्र बना हुआ है उसके बारे में पिछले 75 सालों में किसी ने कुछ बताया नहीं। क्या आप जानते हैं? कोई जानता हो तो मुझे बताओ। भारत माता के बारे में तो हमने मान लिया, लेकिन धम्मचक्र के बारे में किसी ने आपको बताया? हम आपको बताएंगे धम्मचक्र का क्या मतलब होता है, लेकिन 5 अक्टूबर दोगे तो विशाल बड़े स्तर पे मनाएंगे, बताएंगे। अभी बताएंगे तो जल्दी जल्दी होगा। और तिरंगे में धम्मचक्र क्यों है, वो कौन दिया, किसने उसको थीम को लाया, वो आपके सम्राट अशोक महान। ठीक है। दूसरी चीज, राष्ट्रीय चिन्ह आप जानते होंगे आपका क्या है? सम्राट अशोक की लाट है कि नहीं? तो सम्राट अशोक की लाट क्यों है और क्या वो हमें इंडिकेट करता है, क्या बताता है, क्या संदेश देता है, ये सब जानना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि नहीं? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोई हमें उस लाट के बारे में नहीं बताता ना। उसके बारे में जो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो नहीं बताता। कार्यक्रम नहीं होता तो मैं आपको बताता जरूर, लेकिन हमारे बहुत सारे विद्वान वहाँ पर आ रहे हैं, आपको बताएंगे और साथ में मैं भी रहूंगा। दूसरी बात, जो आपका संविधान है, संविधान पूरी तरह जो है वो सम्राट अशोक की नीतियों पर आधारित है। आप पूछोगे सम्राट अशोक कौन थे? सम्राट अशोक के बारे में ज्यादा परिचय नहीं दूंगा, लेकिन शार्ट में आप सुनिए। बेटा बोलिए। सम्राट अशोक महान भारत के ही महान नहीं थे, उनको लोगों ने महान बोला, उन्होंने खुद नहीं बोला महान। लोग महान बोलने पर मजबूर हो गए। पूरे विश्व में मानवता के नाम पर उनका डंका बजता। देश हमारा सोने की चिड़िया थी उनके जमाने में। सोने की चिड़िया का मतलब है, आपने गांव में गाना भी सुना होगा, सोने की थाली में जौना परोसे, ऐसा लोग गाते नहीं, स्त्रियां गाती हैं। ये उसी समय का गाना है, अब तो बदल गया है काफी। और पूरे विश्व में जितना सोना होता था उसका आधा सोना कम से कम भारत के पास होता। मतलब हमारे देश में सोना ही सोना। लेकिन समय बीतता गया, लुटेरे आए, लूटे और ले गए, समझ रहे हैं? और वर्तमान में आपका देश विकसित राष्ट्र नहीं है, विकासशील राष्ट्र ही, आप जानते हैं। मतलब हम तरक्की कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेपाल में आप कभी गए होंगे तो नेपाल को देख करके आप उत्तर प्रदेश को देख करके बड़ी खुशी होगी कि मैं उत्तर प्रदेश में रहूंगा, क्योंकि नेपाल और पिछड़ा है, हमसे बहुत पिछड़ा है। लेकिन यहीं से आप हट करके अमेरिका और जापान चले जाइए तो आपको उत्तर प्रदेश में रहने का मन नहीं करेगा, भारत में रहने का मन नहीं करेगा। तो वे लोग डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित राष्ट्र हैं, समझ रहे हैं ना? तो सम्राट अशोक ने किस प्रकार शासन व्यवस्था को मेंटेन किया, कैसा आपका राजा होना चाहिए, कैसा जो है देश चलना चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने करके सिद्ध कर दिया। लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के जो वर्तमान नेतागण हैं वे लोग संविधान तो दिन भर चिल्लाते हैं, भारत माता की जो दिन भर बोल लेंगे, लेकिन उस संविधान को फॉलो करने से पीछे। मानते हैं? बधाई में चले जाइए, हर एक जज बिना पैसा लिए काम नहीं करता। मानोगे मेरी बात? मानोगे ना? जो भुक्त भोगी है सब जानते हैं। पुलिस वाला 200-200 रुपए के लिए मरता है, गलत बोल रहा हूँ? बोलो, सैलरी मिलती है ना उनको। जब इलेक्शन होगा तो मैं इलेक्शन में आऊंगा, आपसे कहूंगा भैया मुझे वोट दे दो, तो मैं आपके विकास की बात करूंगा। लेकिन वोट के बदले अगर मैं नोट दूं तो मैं भारत का विकास करूंगा? बताओ आप, होगा? अच्छा एक चीज और बताओ, आपने भारत माता की जय बोल दी, भारत माता की जय आपने बोल दी, भारत पिता को भी आप जानते होंगे, राष्ट्रपिता भी हैं हमारे महात्मा गांधी जी। अब मैं बोलूं राष्ट्रपिता जिंदाबाद तो आप बोल देंगे जिंदाबाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत के पिता हैं कहाँ पे और भारत माता हैं कहाँ पे? बताओ मुझे कहाँ है? आपने भारत माता की तो जय बोल दी, लेकिन वो भारत माता कहाँ है मुझे बताओ। कैसे खुश होंगी वो भारत माता?
और भारत माता की अगर संतान की मैं बात करूं तो संतान कहाँ है? तो माता है तो संतान भी होगी। तो वो संतान हम लोग बैठे हैं, देखो हम लोग भारत माता की संतान है कि नहीं है। और जिसका बेटा, जिस माता का बेटा धन धान्य सुखी संपन्न हर प्रकार की सुविधाओं से लैस होगा तो उसकी माता खुश नहीं होगी, बोलो। तो भारत के जो सपूत हैं, भारत के जो पुत्र हैं, उनकी ये दशा हो रही है कि 200 रुपए थाने में देना पड़ रहा है तो क्या तो बोलने का मौका मिल रहा है। अभी कोई हॉस्पिटल में बिहारीपुर का मैटर था, हॉस्पिटल में बच्चे की चोट लग गई, हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर से शॉर्टकट ट्रीटमेंट उसने मांगा। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर 1000 रुपए दोगे तो अभी तुरंत मुलाकात हो जाएगी। जो कंपाउंडर होता क्या बोलते हैं, कंपाउंडर, तो बोला 1000 रुपए दोगे तो अभी मुलाकात हो जाएगी, 500 दोगे तो 1 घंटे बाद होगी, समझ रहे हैं ना। तो वो तुरंत मुलाकात करना चाहता, 1000 रुपये उसको देना पड़ा। तो मैं भारत माता का जब पुत्र हूँ तो मेरे साथ अगर गद्दारी होगी तो भारत माता के साथ गद्दारी नहीं हो रही साहब, बताइए आप मुझे। अब वो भारत माता के साथ गद्दारी कौन कर रहा है, ये पकड़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, नहीं पकड़ना पड़ेगा। तो जो वो गद्दारों को पकड़ना है और उनको भारत माता की जो सेवा करने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं उनको दंड दीजिए, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब उन्हें ब्रह्म दंड दीजिए। ब्रह्म दंड का मतलब जानते हैं, जैसे मैं आपके गांव में आया और इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा ना हो तो हमारे आने का क्या मतलब है। तो ब्रह्म दंडित हुआ कि भैया मैं आरपी मौर्य को न जानता हूँ, न मानता हूँ, न साथ हूँ, न चलूंगा, न लड़ूंगा उनके साथ। तो सबसे बड़ा ब्रह्म दंड तो मेरा यही हो गया कि भैया मैं आपके कौन सा गाँव, 12 गाँव में जाऊंगा और गाँव के लोग हमारे साथ है ही नहीं है, तो मैं करने क्या आऊंगा यहाँ पे, मुझे बताओ। मैं कहता हूँ मैं भारत माता का बड़ा भक्त, और आप सब जानते हो बिना आरपी मौर्य पैसा लिए काम नहीं करता ससुरा है। तो अगर मैं इलेक्शन में लड़ गया, आपके भरो वोट देना, आपने वोट ही नहीं दिए तो मैं करूंगा क्या। मतलब हमें किसी का गला नहीं काटना है, ठीक है ना, किसी को मारना नहीं है, लेकिन अगर हम भारत माता के पुत्र हैं तो देश की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है। और जब देश की रक्षा आप करोगे तो देश आपकी रक्षा करेगा, लेकिन जब वहां पे आप जैसे ईमानदार लोग पहुंचेंगे, लेकिन जब ईमानदार लोग नहीं पहुंचेंगे तो रक्षा कौन करेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा ना, चलता रहेगा ना। तो आपको पता है कि सरकार लगातार आप बदल लीजिए और बदलते रह रहे हैं 75 सालों से, कभी इनको कभी उनको कभी उनको, लेकिन पुलिस वाला पैसा लेने से मतलब रुक नहीं रहा है। एक थाने में कम से कम मैं बता दूं महीने की जो इनकम है कम से कम 50 लाख की इनकम है। मानते हैं इस बात को? आपका जब केस होता तब आप जानते हैं ना, हम तो डेली केस से निपट रहे हैं और देख रहे हैं तमाम समस्याओं को। तो एक थाने से अगर 50 लाख रुपए आ रहा है, सबसे बड़ा तो बिजनेस का केंद्र वही है, बोलिए। और मैं बदायूं को जितना पहचानता हूं, हो सकता है कि आप लोग बदायूं में रहते ना जानते हो, अगर मेरे ज्यादा जानते तो अच्छी बात है। बदायूं में पूरे प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है, मानते हैं इस बात को? अभी जैसे यहाँ पर बैठे हो, अगर ये प्रशासन वालों भनक लग गई कि मेरे खिलाफ बात हो रही थी, कार्यक्रम भी नहीं होने देंगे, मतलब हम लोग बैठ के चर्चा भी नहीं कर सकते। उसका मेन कारण ये नहीं कि प्रशासन गुंडा है, उसका मेन कारण है कि बदायूं शिक्षा के मामले में बहुत पीछे। मानते हैं इस बात को? जो बच्चे बाहर निकल करके पढ़े लिख लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, डिप्लोमा कर लिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नॉर्मल रेट देखा जाए पढ़ाई लिखाई का, तो नॉर्मल रेट बदायूं में पढ़ाई लिखाई का 0 है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, अगर भारत देश के जो नेता हैं, जो तमाम अभिनेता हैं, अगर ये लोग आपको अपना पुत्र मानते तो आपको अच्छे से पढ़ाते नहीं? बोलो। कोई माँ ऐसी होगी जो अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहेगी? उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, वो अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश के पिता हैं तो क्या वो चाहेंगे आप मत पढ़ो लिखो? वास्तव का मतलब पिता अपने बेटे को चाहेगा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसी इच्छा होगी ना मतलब पिता की। लेकिन आप देख रहे हैं कि सिस्टम, तो जब इलेक्शन का दौर आता है तो लोग आपसे वोट लेने आते हैं, और आप लोग इतने सीधे हैं कि जो है सीधे भी हैं, दूसरी बात विकल्प भी नहीं रहता है। विकल्प जैसे मान लो कि 2-3 पार्टी है, किसी एक को जिताना है मजबूरी में, वोट की कीमत नहीं पता दे करके हम निकल गए,
तो आपकी वोट में बड़ी पावर है, बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत को पहचानिए, ये मेरा निवेदन है। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए स्थिति बड़ी खराब है, ये मैं परख रहा हूँ, देख रहा हूँ। लेकिन प्रयास करिए जितना आप लोग अपने स्तर पे हो सकता पढ़ने लिखने की, क्योंकि भारत माता के पुत्रों की रक्षा करने के लिए भारत माता का ना कोई पिता है और ना भारत माता, क्योंकि भारत माता हम ही आपसे बनी है, तो वो तो कोई ऐसी कृपा कर नहीं देंगे भाई अनपढ़ पढ़ा लिखा हो जाएगा अचानक सा, पढ़ना तो पड़ेगा। खेती में जब गोभी बैगन आप लगाओगे तभी मतलब पैदा होगी तभी बिकेगी, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं। तो अपने लेवल पे प्रयास करते रहिए। और मैं आरपी मौर्य आपके बदायूं जिला को अपना मॉडल जिला घोषित कर चुका हूँ। मॉडल का मतलब है कि बदायूं में हमारी कर्म भूमि, सबसे पहले बदायूं के बच्चों को एजुकेट करना है, ठीक है ना। एजुकेशन का मतलब है कि हम लोग एक स्कूल को प्रपोज कर रहे हैं जहाँ पर बच्चों के लिए हॉस्टल व्यवस्था रहेगी, अनलिमिटेड सीट होंगी वहां पर, और बच्चों को लेके 6वीं क्लास से 5वीं क्लास से और उनको 12वीं तक पूरी तरह ट्रेंड करेंगे, तब निकालेंगे और यहाँ नहीं छोड़ेंगे, फिर दिल्ली और बाहर ही उनको भेजेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और है कि 18 साल में शादी आप लोग करते नहीं करते हैं। अब मैं किसी बच्चे से बोलो भैया आप शादी क्यों कर रहे हैं, सर वो घर वाले बहुत परेशान करते, पड़ोसी बहुत परेशान। तो करें, मजबूरी भी है, क्या है, जैसे बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, 18 साल के हो गए, खेत खलियान में काम करना है, खाली दिमाग शैतान का घर, होता नहीं होता है। तो बच्चे जब कुछ नहीं करना, खेत में ही काम करना, तो ठीक है शादी विवाह कर दीजिए अपना। एक लोग कर रहे हैं तो 2 लोग करने लग जाएंगे, ये भी सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है या कुछ बड़ा सपना उसका होता है, तो मैं आपको बता दूं या तो वो शादी नहीं करता है, या करता है तो 25 साल के बाद ही करता है, जब वो एक सफल हो जाता है। सफल होने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं एक उदाहरण ले लूं। उदाहरण ये है कि मैं 2 बच्चे को मानता हूँ, एक बदायूं का लड़का ले लेता हूँ, एक दिल्ली का लड़का ले लेता हूँ। बदायूं के बच्चे कुछ पढ़ा लिखा नहीं, हो सकता गरीब घर से रहा हो लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं करी। जब उसकी शादी होगी तो किससे होगी, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं तो वो भी लड़की भी अनपढ़ी रहेगी। तो मतलब एक तो समस्या देश के लिए बनी रहा था, समाज के लिए, और एक और ले आया अनपढ़ मिल करके 2 अनपढ़ हो गए। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, मतलब जब आप अनपढ़ पैदा करोगे दूसरा अनपढ़ आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। और एक दिल्ली का लड़का क्या किया, पढ़ा लिखा हो गया, इंजीनियर डॉक्टर हो गया, IAS PCS हो गया। तो IAS PCS किसके साथ शादी करेगा, IAS PCS की शादी करेगा। ये जो दीपा रंजन है DM आपके जिलाधिकारी, उनका भी पता नहीं कैसे कोई IAS है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत आप करोगे और गिफ्ट आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही मिलेगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो किसी भी तरीके से हर संभव प्रयास करके जितना आप खेत में काम करते हैं उससे कहीं ज्यादा आप बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए। और बातें बहुत सारी होंगी चलते चलाते। समस्याएं तो बदायूं में मान के चलिए कि एकदम गढ़ है समस्याओं का। अभी तो बारिश का जो प्रकोप चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपके साथ अत्याचार अन्याय हो जाए तो न्याय नहीं मिलने वाला है। और बहुत आसानी से लोग जो है ना, बदायूं में बहुत आसानी से लोग ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। पुलिस वाले ऐसे ले जाके जेल में बंद करते हैं कि मैं आपको बताऊं कि चाहे धारा लगी हो चाहे ना लगी हो, FIR की कॉपी आपको सुपुर्द की गई नहीं की गई, लेकिन आपको जेल पहुंचना है। और पुलिस वाला डरा देता है, जब आप कोर्ट में जज के सामने जाते हैं तो जज के सामने जब जज पूछता कि हाँ तुमने ये तमंचा रखा था, तो वो पुलिस वाला डांट के बोल देता कि साले तेरे को मैं बोलूंगा तो हाँ कर देना, और बेचारा हाँ कर देता, फिर वो आजीवन कारावास या जेल में चढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं, हम भुक्तभोगी हैं इस बात के लिए। आपको शॉर्ट में मैं बताऊं कि बिलती में एक चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, शिल्पी साकिया जी को लेकर के आए थे, कैंडिडेट थी हमारी, और हम लोगों ने ऐसे गांव-गांव जाकर के खूब अच्छा प्रचार किया, खूब अच्छा माहौल बना दिया। लोगों को लगा कि ये लोग जीत जाएंगे, समझ रहे हैं ना। घर से पुलिस हमको लेकर के गई और जब तक इलेक्शन नहीं हुआ 14 दिन जेल में रखा मेरे को। और पेपर में प्रचार कर दिया चारों तरफ कि जो है ये लोग पुलिस को मारे, SDM को मारे, पुलिस को मारे और SDM फर्जी धारा, समझ रहे ना। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो DM का आदेश था कि जब तक इलेक्शन ना हो जाए तब तक इनको मत निकालो, नहीं तो ये BJP हार जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, यही BJP वाले भारत माता की जय भी तो बोलते हैं।
तो क्या मैं भारत माता की संतान नहीं था? मैं लड़ता या शिल्पी जी लड़ती, जीत जाती, तो क्या वो भारत माता की पुत्री नहीं थी? जो तुम्हारी पार्टी से आएगा वही भारत माता का पुत्र है। अच्छा चलो मान लो मैं अपराधी हूँ, कल ये भैया लड़ेंगे, परसों वो भैया लड़ेंगे, नरसों कोई और लड़ेगा, तो क्या उनको सपोर्ट करोगे आप? तब उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके लिए भी ये काल बन जाएंगे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम एक साधारण से परिवार से हैं और बदायूं की समस्या इसलिए हमारी समस्या बन गई कि कहना, क्योंकि हमने वो देख भी लिया, भोग भी लिया, और अब उसकी समस्या के समाधान पे हमें लग जाना। जब तक खत्म नहीं कर देंगे तब तक मेरा संकल्प है हम किसी तरीके से शांत नहीं बैठेंगे। लेकिन मेरे पास लाख टैलेंट हो, लाख प्रतिभा हो, जैसे मोदी जी आ गए आपके बदायूं में और कोई नहीं गया वहां पे कार्यक्रम में, तो मोदी जी को लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे? उड़ाएंगे ना? मोदी जी कोई गए नहीं, फिर कौन सा नेता? तो नेता बनते हैं आप लोग। इतने लोग खड़े हो गए तो मैं नेता बन गया थोड़ी देर के लिए। समझ रहे मेरी बात? तो जब जनता साथ में खड़ी है तभी नेता का मान सम्मान है, जनता नहीं खड़ी तो नेता बर्बाद है। ये मानते हैं नहीं? तो जब मैं भ्रष्ट हो जाऊं या कोई भी नेता भ्रष्ट हो जाएगा तो आप लोग जाओगे नहीं, और आप लोग जाओगे नहीं तो आपको लाने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना, है ना? तो वो तरीका चाहे दारू कोई बांटे और चाहे पैसा दो, या कोई बोल दे कि भैया तुम लोग 2 ट्राली गांव से ले आओगे तो मैं 2-2 कॉलोनी सबको दे दूंगा। कोई ना कोई लालच वो देती है। तो हमारे पास आपको देने के लिए अभी कुछ नहीं है। हम बड़ी ईमानदारी से भारत माता की रक्षा के लिए निकले हुए हैं, ठीक है ना? और अगर आप वास्तव में अपने आप को भारत माता की संतान मानते हो तो हर कदम पे आपका साथ जरूरी है। और हो सकता है कि आज पहली बार मुलाकात हो रही हो, लेकिन आरपी मौर्य को जानिए, पहचानिए, परखिए, और मैं बता रहा हूं जितना आप अपने से संतुष्ट नहीं होंगे उससे कहीं ज्यादा हमसे संतुष्ट होंगे। वास्तविक राजनीति की मैं बात कर रहा हूं। तो चलते चलाते बहुत सारी बातें होंगी, और 5 अक्टूबर को हम लोग एक धम्म विजय दिवस का आयोजन कर रहे हैं। उसमें सभी को आमंत्रित किया गया है, मतलब जो जितना आ सकता है संख्या में, जितना जो बोल सकता है, जितना अपनी बात रख सकता है, ठीक है ना, वो आए। और हमें समाज हित में, समाज के उत्थान में बात करनी है। और एक समस्या सबसे बड़ी देश की है जाति बीमारी, जानते हैं?